हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है। इस दौरान बनवारी लाल ने जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में गन्ना किसानों की पेमेंट 1000 करोड़ से ज्यादा कर दी गई है। आइए सुनते हैं। प्रदेश में इन दिनों गेहूं और सरसों की खरीद जारी है और मंडियों में किस तरीके की व्यवस्था है और इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद हैं। सर, इस वक्त प्रदेश में जो है वो मंडियों में खरीद हो रही है गेहूं की और सरसों की। हालांकि इस बार फसल जो है वो मंडियों में काफी कम आ रही है क्योंकि किसान को बाहर जो है वो अच्छा रेट मिल रहा है। क्या कहेंगे सर, और अब तक कितनी जो है वो किस तरह से खरीद हो पा रही है? देखो, जिस तरह से हमारी सरकार का जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो, और उसी संदर्भ में जो आज पिछली बार भी किसानों को जो एमएसपी रेट था उससे ज़्यादा भाव बाज़ार में मिला, और अब की बार भी गेहूं का और सरसों का भाव जो एमएसपी रेट है उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। तो किसान बाज़ार मार्केट की बजाय ओपन बेच रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है सरकार के लिए तो कि किसानों की हम आय बढ़ा रहे हैं, और किसान इस बात से किसान भी खुश हैं कि हमें अच्छे रेट फसल के मिल रहे हैं। जी सर, ये जो गेहूं की जो खरीद इस वक्त हो रही है, अभी तक का जो आंकड़ा है वो करीब 37 लाख मीट्रिक टन का है आज तक जो खरीद हुई है। ऐसे में गेहूं की स्टॉक की बात करें तो पर्याप्त है स्टॉक, चूंकि पीडीएस के माध्यम से भी जो है वो गेहूं प्रदेश में लोगों को दिया जाता है, तो ये स्टॉक की बात करें तो स्टॉक के लिए कोई दिक्कत नहीं है? देखो, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है पहले से, और जो जहाँ तक गेहूं कम आ रहा है मंडी के अंदर, इसका कारण यही है सरकार को नहीं मिल रहा है कि एक तो रेट ज़्यादा है, दूसरा क्या है कि जो सरसों के रेट ज़्यादा हैं, तो अब की बार किसानों ने गेहूं की बजाय सरसों की ज़्यादा बुआई की, और यही कारण है कि अब की बार गेहूं पिछले साल के कंपैरेटिवली मार्केट में मतलब हमारी कम खरीदारी हुई है। लेकिन स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक हमारे पास पर्याप्त है पीडीएस के लिए। जी सर, साथ ही साथ गन्ना किसानों की अगर हम बात करें तो इस वक्त प्रदेश में गन्ना किसानों की पेमेंट को लेकर क्या स्थिति है और गन्ने का रेट हरियाणा में क्या दिया जा रहा है? देखो, हरियाणा में गन्ने का जो रेट पिछली बार भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा दिया जा रहा था, और अब भी 362 रुपये का जो रेट है उस हरियाणा सबसे ज़्यादा दे रहा है। और अब की बार जो हमारी क्रशिंग हुई है लगभग 385 लाख क्विंटल की अब तक की क्रशिंग हुई है, और जिसका 1393 करोड़ रुपए बनते हैं किसानों की पेमेंट, जिसमें से हमने 1022 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी है, और बाकी भी समय समय पर पेमेंट हो जाएगी। तो पेमेंट की वजह से किसानों में कोई वो नहीं है, कभी भी किसानों की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन या किसी तरह का ऐतराज़ नहीं आया, और किसान भी खुश हैं कि उनका समय पर पेमेंट हो रही है, और जो गन्ने की जो मिल के अंदर ले जाने की जो व्यवस्था वो भी बहुत अच्छी की हुई है, ऑनलाइन की हुई है, किसान को लाइन लगानी नहीं पड़ती, वहाँ कोई परेशानी नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये आप बता रहे हैं कि गन्ना की जो पिराई है उसके हिसाब से जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा की गन्ना किसानों की पेमेंट कर दी गई है, लेकिन गन्ना की किसानों की पेमेंट तो सालों साल तक बकाया रहती थी। पिछले पूर्व की सरकारों के कार्यकाल की बात करें तो बड़े बड़े आंदोलन जो है वो शुगर मिलों के बाहर होते नजर आते थे। ऐसी क्या व्यवस्था आप कर पाए कि जो है वो गन्ने की पेमेंट इतना जल्द किसानों को मिल रही है? देखो, इसमें हमने पिछले 2 साल से काफ़ी सुधार करने की कोशिश की है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई ये शुगर मिल्स हैं घाटे में, कब तक चलेंगी, इनमें कुछ सुधार किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हमने पिछले 2 साल से एमडीज को बुलाया, कुछ किसानों से बातचीत की, और सभी से स्टाफ से भी बात की। तो हमने उनसे भी राय ली कि भाई हम ऐसे कुछ बताओ ताकि हम इसकी जो खर्चे हैं उसको कम किया जाए, और किसान को उसका गन्ने का रेट समय पर मिले। तो एक तो ये था कि जो हमारी शुगर मिल्स थी पहले, इनमें जो मेंटेनेंस का काम होता था उसमें लापरवाही होती थी। कई बार पार्ट्स की ज़रूरत भी नहीं थी बदलने की, लेकिन वो पार्ट्स बदल दिए जाते थे, और इन चीज़ों में मेंटेनेंस में काफ़ी खर्चा होता था। लेकिन हमने एक कमेटी बनाई, और उसमें हमने तय किया कि भाई वो कमेटी देखेगी कि भाई ये पार्ट बदलने लायक है या नहीं है, इसकी ज़रूरत है या नहीं है, और उसके बाद ही वो पार्ट बदला जाए। तो कुछ तो इसमें हमने ठीक किया। दूसरा क्या है कि जो हमारा एथनॉल है, एथनॉल अभी शुरू किया है, और हमने जैसे रिफाइंड शुगर बनाई, और
पलवल और कैथल और महम 3 जगह हमने गुड़ और शक्कर बनाना शुरू किया। इसी तरह कैथल के अंदर जो बगास है उससे ब्रिकेट्स बनाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमने सुधार करके और इस लायक बनाया है कि भाई किसानों की पेमेंट समय पर हो। और आगे भी हमारा विचार है कि हम करनाल और पानीपत में इस सीज़न में, अगले सीज़न में इथेनॉल प्लांट लगाएं, ताकि एथेनॉल से क्या है कि एक तो उसके रेट अच्छे हैं और जो हमारे को ग्रीन फ्यूल मिल जाएगा और पेट्रोल के अंदर 20% तक इसको मिक्सिंग की भी परमिशन केंद्र सरकार से है। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और किसान जो हमारी शुगर मिल्स हैं इनको घाटे से उबारने का काम किया जाएगा। सर अभी हरियाणा में सहकारी शुगर मिल कितने हैं, और प्राइवेट शुगर मिल की बात करें तो क्या स्थिति है अभी, क्योंकि एक नारायणगढ़ शुगर मिल अक्सर चर्चा में रहा है, उसकी स्थिति क्या है? और सहकारी शुगर मिल जब आपने बताया कि घाटे से बाहर निकालने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं, तो ये कारगर साबित हो रहे हैं? आने वाले समय में और भी नीति इसको लेकर बनाएंगे? इसके अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई जो हमारी शुगर मिल है इनके अंदर जो टेक्निकल एमडी लगाए जाएं ताकि इनमें और सुधार हो सके। और उस प्रक्रिया के अंदर 2 बार हम इंटरव्यू भी करवा चुके और 3 मिलों को उनको चुना था, वही महम, कैथल और पलवल। और उसके अंदर 2 बार इंटरव्यू भी बुलाए, लेकिन कोई सुटेबल कैंडिडेट ना मिलने की वजह से अभी वो बात सिरे नहीं चढ़ी है। लेकिन आगे उस पर प्रोसेस चल रहा है, उसमें एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी डिसाइड करेगी कि टर्म्स एंड कंडीशन कुछ कम की जाएं ताकि और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आ सकें। सर सहकारिता विभाग के नाते वीटा जो है वो आप देख रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग को लेकर और वीटा के प्रोडक्ट्स को लेकर क्या तैयारी है? और अभी वीटा की मार्केट आप समझते हैं कि सर पिछले कुछ सालों के मुकाबले बढ़ी है मार्केट में? वीटा जो है वो अन्य जो दुग्ध उत्पाद है उससे जो है वो कम्पीट कर पा रहा है? देखो, पिछले 2 साल से हमने काफ़ी प्रयास किए हैं कि और जो ब्रांड है, अमूल है, विरका है, इनके बराबर हम आएँ। तो उसके लिए एक तो मार्केटिंग को बढ़ाया हमने, दूसरा जो बूथ है हमारे, उन बूथ को भी ज़्यादा से ज़्यादा देने का काम किया है। और तीसरा जो बूथ है हमारे वीटा के बूथ, इन पे जैसे सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनको भी बेचने की इजाज़त दी है। तो इससे क्या एक फुटफॉल बढ़ा है और उसी से हमारा ये जो वीटा का जो मार्केट जो बिजनेस है वो बढ़ा है। और आगे भी हम जो मार्केटिंग है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, डीलरशिप बढ़ा रहे हैं, बूथ बढ़ा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीटा का प्रोडक्ट मिले, इस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं। साथ ही साथ एफेड के भी प्रोडक्ट जो है वो कुछ प्रोडक्ट हैं सर, उनको आपने उनकी मार्केटिंग भी की है और वो अभी ब्रांड के तौर पर मार्केट में जो है वो उपलब्ध भी है, और साथ ही साथ आपने कुछ स्टोर भी है जो है वो खोले हैं। तो इससे आपको लगता है कि जो स्थिति है और बेहतर हो पाएगी? देखो, हमारे जो पहले हैफेड बाज़ार नहीं थे, 1-2 जगह थे, अब हम हर ज़िले में एक एक हैफेड बाज़ार खोल रहे हैं और अभी शायद 2 ही ज़िले बचे हैं, बाकी ज़िलों में हैफेड बाज़ार खुल गए हैं। तो उन हैफेड बाज़ार के ज़रिए जो लोगों को एक तो सस्ते दरों पर और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों को मिलेगा। तो ये प्रयास भी हमारे चल रहे हैं कि हैफेड के भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर खोले जाएं ताकि जो हमारे एफेड के प्रोडक्ट हैं आम जनता के लिए उपलब्ध हों। जी सर, डॉक्टर साहब ये जो सहकारी बैंक हैं आपके, उनकी स्थिति को और बेहतर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि आपने उनको डिजिटलाइज करने की एक पहल शुरू की थी, और उसको आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है सर? देखो, प्रोसेस में है, चल रहा है उसका, और जल्दी ही जब हमारी पैक्स वगैरह हैं ये जो ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या है कि जो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। पहले जो लोग मैनुअल काम करते थे तो उसमें लोगों का पैसा जमा हुआ नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहती थी। लेकिन अब जब ऑनलाइन हो जाएंगी, सारे कंप्यूटराइज हो जाएंगे हमारी पैक्स, तो उसके बाद ये एक समस्या ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अच्छा मतलब प्रॉफिट वगैरह हमारी पैक्स वगैरह को भी मिलेगा। जी सर, मेरा अंतिम सवाल है, हरियाणा सरकार जो है वो पानीपत में एक भव्य जो कार्यक्रम है वो 400वें प्रकाश पर्व श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर करने जा रही है। इस आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखो, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने आते ही सभी जो धर्मों के गुरु हैं उनका जन्मदिन सरकारी खर्चे पे मनाने का एक घोषणा की थी। और तब से ही जो चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे हमारे ऋषि वाल्मीकि हो, चाहे संत गुरु रविदास जी हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी हों, चाहे
और दूसरे गुरु हैं जो उनके सभी के जन्मदिन सरकारी खर्चे पे मनाए जाते हैं। और इनके पीछे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है वो ये है कि समाज के अंदर जो महापुरुष होते हैं वो सभी जाति और धर्म के होते हैं, वो किसी एक जाति या धर्म के नहीं होते, उनको एक जाति तक सीमित नहीं रख सकते। और हम सब की ड्यूटी बनती है कि जो भी महापुरुष हैं उनके हम सब लोग मिलकर इकट्ठा होकर के और उनका जन्मदिन मनाएं, और जो एक संदेश जनता में जाए कि समरसता का भाव जनता के अंदर जाए, और इन जन्मदिन जो जन्मदिन मनाते हैं इनको समरसता दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि समाज के अंदर भाईचारा बढ़े, आपस में एक दूसरे के धर्मों के गुरुओं का मान सम्मान करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार इसकी मीटिंग ली है, जो पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, और पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल और सभी लोग, सभी विधायक इसमें काफ़ी सक्रिय और बड़ी धूमधाम से ये जन्मदिन मनाया जाएगा। और भव्य प्रोग्राम पानीपत में होने वाला है 24 तारीख को, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, सरकार इस पर पूरी तैयारी कर रही है। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खास तौर पर उनका ये कहना है कि इस बार किसान को एमएसपी से ज्यादा रेट गेहूं का भी मिल रहा है और सरसों का भी मिल रहा है। इसी के चलते मंडियों में जो फसल है वो कम आ रही है, और साथ ही साथ जो किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का एक फैसला है, एक मकसद है, उसकी तरफ आगे धीरे धीरे जो कदम है वो सरकार बढ़ा रही है और इसका फायदा किसान को मिल रहा है। इसके अलावा भी तमाम मुद्दों पर डॉक्टर बनवारी लाल ने जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।